आज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 11 का केमिस्ट्री जो पहला चैप्टर का बचा हुआ भाग है वो आज हम लोग पढ़ेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले रसायन विज्ञान का इतिहास हम लोग पढ़े थे। अब उसके आगे आज ये देखना है कि ब्रह्मांड में किस प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं, कैसी वस्तुएं पाई जाती हैं। तो देखेंगे, आप सभी जानते हैं, कक्षा 9 में पढ़े हैं कि पूरे ब्रह्मांड में कुल 2 प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं। एक द्रव्य के रूप में द्रव्य और दूसरा ऊर्जा के रूप में। सबकी परिभाषा हम बताते जाएंगे। आप वीडियो को स्लो कर लेंगे या वीडियो को पुश करके रोक करके आप उसको परिभाषा लिख लेंगे। ठीक है, परिभाषा ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखेंगे, ध्यान देंगे। द्रव्य और ऊर्जा, ब्रह्मांड में 2 प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं, 2 प्रकार से मिलती हैं। एक होता है द्रव्य और दूसरा ऊर्जा। जो द्रव्य होता है, द्रव्य की परिभाषा क्या होगी? प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें भार होता है। प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें भार होता है तथा जिनको हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, ये जो द्रव्य है जिसमें भार हो और जो स्थान घेरता है वो द्रव्य कहलाता है। ये 9th में भी आप पढ़े हैं कि वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें भार होता है द्रव्य कहलाता है। द्रव्य कई प्रकार के होते हैं, आगे डिस्कस करेंगे कितने प्रकार के होते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ये भी आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसका अध्ययन ज़्यादातर हम फिजिक्स में करते हैं और इसका अध्ययन पूर्ण रूप से आपको मिल जाता है केमिस्ट्री में। अब देखें, द्रव्य, यहाँ द्रव्य की 2 प्रकार की अवस्थाएं मानी जाती हैं या 2 परिवर्तन माना जाता है। द्रव्य में 2 परिवर्तन होते हैं, एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। अर्थात द्रव्य को 2 रूप में बांट दिया गया है, एक भौतिक परिवर्तन और जो दूसरा होता है वो है रासायनिक परिवर्तन। देखें, जो भौतिक परिवर्तन है ये एक अस्थायी परिवर्तन है और जो रासायनिक परिवर्तन है वो अस्थायी परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन जो है उसको क्या करेंगे, वो क्या होता है? भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। वे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, उसी पदार्थ का अवस्था परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, कोई नए प्रकार के गुण उसके अंतर्गत नहीं आते हैं। जो गुण पहले वाला, जैसे कोई एक पदार्थ है, यहाँ कोई एक पदार्थ माने और इस पदार्थ को हम गर्म करके या ठंडा करके इसके अवस्था में परिवर्तन कर दिए, तो जो गुण ये प्रदर्शित करेगा वही गुण ये भी प्रदर्शित करेगा, वही होता है भौतिक परिवर्तन। इसमें अस्थायी परिवर्तन नहीं होता है या कोई नया उत्पाद नहीं बनता है। ठीक है, अब इसमें देखें रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बन जाता है, मतलब इसमें नया पदार्थ बन जाता है। चलिए इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। पहले भौतिक परिवर्तन के बारे में जानने कि भौतिक परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। भौतिक परिवर्तन, आगे हम रासायनिक परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। भौतिक परिवर्तन में मेन होता है ठोस, द्रव और गैस। इसके बारे में आप लोग पहले से पढ़े हैं। ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होता है। ठीक है, तो ठोस, द्रव, गैस। बाकी आप 9th में इसके आणविक सिद्धांत के बारे में पढ़ चुके हैं। गतिज आणविक सिद्धांत, इसमें गति भी होता है। थोड़ा सा चर्चा हम जल्दी में करेंगे। देखें, ठोस क्या होता है? जिसकी आकृति और आयतन निश्चित होती है। वे पदार्थ या ऐसे द्रव्य जिनकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं ठोस कहलाते हैं। ऐसे द्रव्य
जिनकी आयतन निश्चित होते हैं तथा आकृति में परिवर्तन होता रहता है, द्रव कहलाता है। ऐसे द्रव्य जिनकी आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, गैस कहलाते हैं। अब देखें, अब इनकी गतिज आणविक सिद्धांत के बारे में चर्चा करें तो गतिज आणविक सिद्धांत में नाम ही है गतिज आणविक सिद्धांत काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। ये क्या बताया था? गतिज माने गति की अवस्था में, अणु गति की अवस्था में जो यदि होते हैं उस समय जो सिद्धांत दिया गया, उस स्थिति में जो सिद्धांत दिया गया उसे गतिज आणविक सिद्धांत कहा जाता है। माने अणु के गति की अवस्था में होने के कारण जो सिद्धांत आया। अब देखें, सभी जो महर्षि कणाद ने, जो हम बताए थे वो इतिहास में, महर्षि कणाद ने जो बताया था कि सभी छोटे छोटे जो सभी वस्तुएं हैं, जो जितनी भी वस्तुएं हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, तो उसी प्रकार अणु भी है। तो अणु भी छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है या छोटे छोटे परमाणु से मिलकर के बना होता है। तो यहाँ ये जो ठोस है, कोई भी पदार्थ है, ठोस का यदि पदार्थ है, ठोस अवस्था में है, उस समय छोटे छोटे कणों में मिलकर के बना होगा। और इस स्थिति में चूंकि ठोस है, तो ठोस में एक ठोस है, इनके जो कणों के बीच की दूरियां होंगी बहुत ही कम होंगी, अभी तो ये ठोस है, कणों के बीच की दूरियां बहुत ही कम होंगी। इनके बीच संसंजन बल अत्यधिक होगा। जब संसंजन बल अधिक होगा, इनके बीच की दूरियां कम होंगी, तो फिर ये मोशन में नहीं होंगे। तो यहाँ कणों के बीच की दूरियां कम होने के कारण कणों के बीच में मोशन नहीं है, अर्थात गति नहीं है। तो ठोस में गतिज ऊर्जा कम होती है, गति कम होता है, फिर इनके कणों की संसंजन बल अत्यधिक होता है, जगह कम है, माने अंतराणविक स्थान कम है। वैसे ही इसके बारे में चर्चा करें तो थोड़ा सा ऐसे ही स्ट्रक्चर इनका भी होगा कि इनमें दूरियां थोड़ी सी बढ़ जाती हैं, कणों के बीच की दूरियां अधिक हो जाती हैं, जिसके कारण इनमें बहने का गुण आता है। और बहुत ज़्यादा दूरियां कम हो जाती हैं तो इसके अंदर उड़ने का गुण आ जाता है। इसमें दूरियां बहुत ही कम है, बहुत अधिक है, इसमें दूरियां बहुत ही कम है, इसमें दूरी थोड़ी सी बढ़ जाती है। और दूरी बढ़ने के कारण गतिज ऊर्जा अर्थात कणों के बीच की जो गति है वो तेज जाती है, इसकी अपेक्षा ज़्यादा होती है, और इन दोनों से ज़्यादा गैस में होता है। यही सब कुछ उसमें है गतिज आणविक सिद्धांत में, आप पढ़ेंगे। बाकी परिभाषा आप ठोस द्रव गैस के बारे में जानेंगे। अब हम आते हैं रासायनिक गुण के बारे में। रासायनिक गुण दो परिवर्तन और भी आता है, प्लाज्मा कंडेंसेट और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसको भी आप पढ़ेंगे, फिर अलग से वीडियो बनेगा उसमें बताते जाएंगे। सर ये 9th में पढ़ चुके हैं। पहला रासायनिक परिवर्तन। देखें, अब इस रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक परिवर्तन क्या बताया गया? रासायनिक परिवर्तन में नया उत्पाद बनता है। वे परिवर्तन जिसमें एक नया उत्पाद बनता है, अर्थात जो मूल पदार्थ के गुण थे, माने जो पहले पदार्थ का जो गुण होता है पूर्ण रूप से बदल जाता है। जैसे दूध से दही का बनना, जब दूध का गुण देखा जाए और दही का गुण देखा जाए तो दूध में दूसरा गुण होता है, माने दूध क्या होता है, द्रव की अवस्था में होता है, लिक्विड की अवस्था में होता है। और दही देखें तो वहाँ कोलाइडल स्टेट में आता है, माने ना लिक्विड होता है और ना ही ठोस होता है। ठीक है, तो ये सब उनके गुण में परिवर्तन हो जाता है। वैसे हम कपूर को जलाते हैं, कपूर पहले सॉलिड स्टेट में होता है, बाद में गैस की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इनको रासायनिक परिवर्तन को दो भागों में बांटा जाता है। एक है मिश्रण और दूसरा होता है विलयन। मिश्रण और विलयन। जो मिश्रण क्या है? वे पदार्थ जिनमें दो या दो से अधिक तत्व या घटक, माने दो या दो से अधिक तत्व को के मिलने से ही ये मिश्रण बनते हैं, लेकिन वही है कि उनमें अनुपात निश्चित नहीं होता है। ठीक है, तो इनकी परिभाषा हो जाएगी, वे पदार्थ जिनमें दो या दो से अधिक तत्व या घटक
अनिश्चित अनुपात में जुड़े होते हैं, अनिश्चित अनुपात में मिले होते हैं, या अनुपात में उनका अनुपात निश्चित होता है। दो या दो से अधिक तत्व आपस में अनिश्चित अनुपात में जुड़े होते हैं या मिले होते हैं, उन्हें मिश्रण कहा जाता है। विलयन भी कुछ ऐसे ही है। विलयन जो होता है, इन दोनों का जो मिश्रण बने हैं और ये जो मिश्रण है यदि समांगी मिश्रण हो जाता है तो वो विलयन कहलाता है। दो से अधिक तत्वों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। अब देखें, ये मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण भी दो प्रकार से होते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण, समांगी, और दूसरा होता है विषमांगी, विषमांगी। तो ऐसा मिश्रण, क्योंकि इनका जो संगठन है वो किसी न किसी घटक के कारण है, मैंने दो घटकों से या तीन घटकों से मिलकर के बना होता है। यदि इनका जो कंपोजिशन है, जो संगठन है, यदि समान होगा, ठीक है, तो समांगी। यदि कंपोजिशन, संगठन इनका डिफरेंट हो जाएगा, जैसे एक घटक हुआ, दूसरा घटक, मैंने दो घटकों एक भाग, मैंने एक दोनों भाग का संगठन यदि समान हो जाता है, जैसे दो भाग से मिलकर के बने, तीन भाग से मिलकर के बने, तो मिश्रण जो बनता है दो या दो से अधिक यौगिकों से मिलकर बना होता है, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है, जो भी है। तो यहाँ जो समांगी होगा वो तब होगा यदि इनका जो मिश्रण बना हो और उस मिश्रण में एक भाग का संगठन दूसरे भाग के संगठन के यदि बराबर हो जाता है तो समांगी। यदि एक भाग का संगठन दूसरे भाग के संगठन से भिन्न होता है तो विषमांगी होता है, ठीक है। उसके बाद आता है, अब विलयन में ही ऐसे आते हैं। विलयन में बताया गया कि विलयन कभी छोड़ा जा रहा है। विलयन में यदि मिश्रण बना होगा तो यदि वो समांगी मिश्रण होंगे सभी समांगी मिश्रणों को विलयन कहा जाता है। आगे आप अलग से कक्षा 12 में विलयन का अलग से चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा डाउट नहीं होगा। तो मिश्रण, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण के बाद अब यहाँ तत्व और यौगिक भी आते हैं। इसी के अंतर्गत एक परिभाषा कुछ और है, तत्व और यौगिक। तत्व की परिभाषा क्या होगी? एलिमेंट। तत्व किसी पदार्थ का वह सरलतम रूप जिसके भौतिक तथा रासायनिक गुण निश्चित होते हैं और जिनको भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रम के द्वारा अलग अलग नहीं किया जा सकता है, वो तत्व कहलाते हैं। मतलब जिनका संगठन निश्चित होता है, तत्व है, तो इनका संगठन निश्चित है। जैसे हाइड्रोजन है तो यह हाइड्रोजन ही है, ठीक है। अब ये दूसरे का जैसे कार्बन के जैसे ये व्यवहार नहीं करेंगे। ये हाइड्रोजन का गुण कार्बन के जैसे नहीं हो सकता है, कार्बन का गुण हाइड्रोजन के जैसा नहीं हो सकता है। ये एक सरलतम रूप है और इसको हम तोड़ नहीं सकते। माने इनको हम भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रम लगा करके दूसरे गुणों में नहीं परिवर्तित कर सकते, वही होता है तत्व। अर्थात इसकी परिभाषा बताया गया कि किसी पदार्थ का वह सरलतम रूप जिसके भौतिक तथा रासायनिक गुण निश्चित होते हैं तथा जिसे किसी भौतिक तथा रासायनिक विधि के द्वारा विभिन्न गुणों वाले पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता, तत्व कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन इत्यादि। ऐसे ही यौगिक है। यौगिक में जो पहले परिभाषा पढ़े थे वही है, यौगिक भी वही है, तत्व भी वही है। ध्यान देंगे, यौगिक क्या है? दो या दो से अधिक तत्वों को यदि हम निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों को जब हम निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए दो संबंध एक के अनुपात में मिलाते हैं तो ये बन जाता है H2O। ये क्या है? यौगिक है। अब ध्यान दें, यहाँ से जो यौगिक बन गया उसको हम भौतिक प्रक्रम के द्वारा हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, लेकिन रासायनिक प्रक्रम लगा करके उसको हम डिस्टर्ब कर सकते हैं। अर्थात इनको यदि तोड़ना हो तो हम रासायनिक प्रक्रम लगा करके उसको अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन भौतिक विधि के द्वारा इनको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, अलग अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये रहे तत्व और यौगिक, कंपाउंड, एलिमेंट एंड कंपाउंड, ठीक है। आगे कुछ गुणधर्म में भी है कि जैसे कई बार होता है कि भौतिक गुण क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, कैसे पहचानेंगे, रासायनिक गुणधर्म कैसे पहचानेंगे। उसके लिए कुछ एग्जाम्पल होता है। जैसे कोई रंग है, कोई भी रंग है तो भौतिक प्रक्रम के अंतर्गत आता है, भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। गंध है,
रंग, गंध, घनत्व, गलनांक, क्वथनांक etc ये सभी भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। रासायनिक गुणधर्म में अम्लीयता, क्षारीयता, कुछ अभिक्रियाएं, ये सभी अभिक्रियाएं जो होती हैं वो रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। अब कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो आप पहले पढ़े हैं। धातु और अधातु, धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु, ये क्या होते हैं? तो धातु के बारे में चर्चा करें पहले। धातु क्या होता है? धातु में पहले से पढ़े हैं 10th में कि धातु जिसके अंदर सुचालक का गुण होता है, चमकने का गुण होता है, इलेक्ट्रॉन निकालने का गुण होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण होता है, उन्हें हम धातु कहते हैं। अर्थात जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण हो, मतलब धनायन बनाने की प्रवृत्ति हो, तो वे धातु कहलाते हैं। जैसे Na सोडियम धातु है, Au आयरन, गोल्ड, Ag सिल्वर, अर्जेंटेट, Pb लेड, ठीक है, Pb हटा दें, पोटेशियम है, सब धातु है। यानी धातु में इलेक्ट्रॉन निकालने की, त्यागने का गुण होता है, और जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वहां धनायन बनाता है, ठीक है। ये धातु हो गए। और धातु में क्या गुण होता है? इनमें इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने का गुण होता है, इलेक्ट्रॉन खींचने का गुण होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण होता है, उन्हें अधातु कहा जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा तो वहां ऋणायन बनता है, अर्थात अधातु ऋणायन बनाने का, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ठीक है। धातु धनायन बनाता है, ध से धनायन, ध से धातु, ठीक है, ऋणायन, ठीक है। धातु और अधातु में यही अंतर है कि धातु धनायन बनाता है और अधातु ऋणायन बनाता है। आगे देखें उपधातु। उपधातु में धातु और अधातु के जो गुण होते हैं, कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो धातु के गुण को भी रखते हैं और अधातु के गुण को भी रखते हैं, वे कहलाते हैं उपधातु। धातु और अधातु के गुण जिस तत्व में विद्यमान हो उसे कहा जाएगा उपधातु। और ये उपधातु जैसे एल्यूमिनियम भी है, 2 प्रकार का गुण रखता है, ये अपवाद है। एल्यूमिनियम धातु होते हुए भी 2 प्रकार का गुण रखता है, आगे अम्ल और क्षार का गुण रखता है, इसे उपधातु के अंतर्गत नहीं रखते। यहाँ बिस्मथ और जर्मेनियम ये अपवाद है। तो यहाँ बिस्मथ और जर्मेनियम, ठीक है। तो धातु उपधातु जो बिस्मथ है ये दोनों प्रकार के गुण को रखता है, धातु और अधातु दोनों बनाता है, माने दोनों प्रकार के गुण को रखता है, उपधातु कहलाता है। अब देखिए एक और आता है मिश्र धातु। मिश्र धातु मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातुओं व उपधातुओं के सरल मिश्रण को जिसमें धात्विक गुण पाए जाते हैं मिश्र धातु कहलाते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक अधातुओं और उपधातुओं का सरल मिश्रण जो क्या करें धातु के जैसे व्यवहार करते हैं, धातु के गुण को रखते हैं, उन्हें मिश्र धातु कहा जाता है, ठीक है। जैसे आप मिश्र धातु पढ़ेंगे, मिश्र धातु जो बहुत सारे तत्वों का मिश्रण होता है, ठीक है, वहाँ जब अयस्क जितने होते हैं सभी लगभग मिश्र धातु के अंतर्गत आते हैं। तो देखें अगला और हेडिंग है अणु और परमाणु। अणु किसे कहते हैं, परमाणु किसे कहते हैं, अगले चैप्टर में भी आपको मिलेगा परमाणु संरचना में। तो अणु किसे कहेंगे, अणु और परमाणु में कौन बड़ा है, कभी क्वेश्चन आता है। अणु और परमाणु में कौन बड़ा होता है, तो अणु बड़ा होता है, परमाणु छोटा होता है। देखें अणु किसे कहते हैं, वह सूक्ष्मतम भाग जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है और रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, अणु कहलाता है। परमाणु वह सूक्ष्मतम भाग जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। अणु है, ऑक्सीजन O2 है तो अभिक्रिया O2 के रूप में नहीं होती है, O के रूप में होती है, ये नवजात ऑक्सीजन के रूप में अभिक्रिया होती है। N2 है, ये अणु है,
P4 है वो अणु है, ऐसे S8 है वो अणु है। ठीक है, यहाँ परमाणु को यदि देखें तो नाइट्रोजन, जितने तत्व होते हैं सभी परमाणु के अंतर्गत आते हैं। नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, etc। अब इसके बाद आता है परमाणु क्रमांक, अणुभार। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, अणुभार किसे कहते हैं। अब देखिए कुछ मोल कंसेप्ट भी हैं यहाँ पे। परमाणु क्रमांक, अणुभार, अणुभार किसे कहते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। अणुभार, कोई भी भार जो भी होता है हम लोग रिलेटिविटी मास को निकालते हैं। कोई भी भार है उस भार को हम लोग दूसरे से तुलना करके निकालते हैं। जैसे इसका वेट जो भी होगा हम दूसरे तरफ पलड़े को रख करके उससे तुलना करके इसके वेट को निकालते हैं। ठीक है, तो वैसे ही पहले इनको भी वही किया गया, मैंने अणुभार जो निकाला गया वो कैसे निकाला गया, वो रिलेटिव मास निकाल करके ही निकाला गया। उस समय जो मॉलिक्यूलर वेट निकाला गया वो AMU में निकाला गया है, एटॉमिक मास यूनिट में। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट ये किसके बराबर होते हैं, इनका भार कितना होता है ये देखेंगे। तो यहाँ ये कहा गया कि जो भी कार्बन का भाग है, जैसे उस समय ये चुना गया कैप्टन, मतलब जो जिससे तुलना करना है। जैसे अणुभार निकालना है, हम अभी कहे कि रिलेटिव मास के अनुसार निकालना है कि उनका दूसरे भार से तुलना करके निकालना है, तो फिर वो कौन सा ऐसा तत्व होगा जिससे तुलना करके हम अणुभार को निकालेंगे। इसके लिए सबसे पहले ये देखा गया कि नेचर में उपलब्धता, प्रकृति में वो सबसे अधिक मात्रा में कौन उपस्थित होता है, प्रकृति में सबसे अत्यधिक मात्रा में कार्बन मौजूद है। ठीक है, दूसरा उस अत्यधिक बहुत अधिक रिएक्टिव ना हो, कम अभिक्रियाशीलता उसकी कम हो, कम अभिक्रियाशीलता, कम अभिक्रियाशीलता, प्रकृति में उपलब्धता, प्रकृति में उपलब्धता। दूसरा कम अभिक्रियाशीलता, तीसरा अधिक अभिक्रियाशीलता न हो। देखें, जैसे प्रकृति में अधिक से अधिक मात्रा में पाया जाता हो, अभिक्रियाशील, कम अभिक्रियाशीलता न हो, बहुत कम अभिक्रियाशीलता न हो, बहुत अधिक अभिक्रियाशीलता न हो। ठीक है, और चौथा जो है इनके आइसोटोप्स न हो। आइसोटोप्स का मतलब समभारिक, समस्थानिक तो बाद में आया है, समभारिक माने इनके समभारिक न हो। ठीक है, समस्थानिक समभारिक बहुत ज्यादा इसके न पाए जाते हैं। अब ध्यान दें, उस समय कार्बन की प्रकृति में उपलब्धता देखें तो बहुत अधिक होता है, कार्बन अधिक मात्रा में होता है, बहुत कम अभिक्रियाशीलता भी नहीं होता है और बहुत अधिक भी नहीं होता है। इसके समभारिक अर्थात इसके कोई भाई बहन भी नहीं है। कार्बन में देखा जाए तो कार्बन 12, कार्बन 13, ये देखें कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 और कार्बन 14 ये तीन ही हैं, जिसमें कार्बन 13 बहुत ही अल्प मात्रा में और कार्बन 14 उससे अल्प मात्रा में, अर्थात 99% लगभग 99% कार्बन 12 होता है और 1% में ये दोनों आते हैं। ठीक है, तो इसके समस्थानिक समभारिक है ही नहीं। ठीक, बहुत ही कम है, जो एकदम ना के बराबर है। इसलिए उस समय जो तुलना करने वाली बात आई तो हम कार्बन से ही तुलना किए और ये कहा गया किसी पदार्थ का अणुभार वह संख्या जो प्रदर्शित करती है कि उस पदार्थ का एक अणु कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है। अब ध्यान दें, एक चीज माना गया वो आप ध्यान देंगे, इतनी बड़ी परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है। कार्बन 12
का अणुभार बराबर कार्बन 12 का अणुभार बराबर, यहाँ ही माना गया एक परमाणु का अणुभार, एक परमाणु का अणुभार बटा बारह। ठीक है, या जो एक परमाणु का भार है, एक परमाणु का भार, एक परमाणु में एक कार्बन परमाणु, एक कार्बन 12 परमाणु का जो भार है वो माना गया 12 AMU। एक कार्बन 12 का जो परमाणु भार है वो 12 AMU के बराबर माना गया। अब यहाँ 1 AMU के बारे में चर्चा करें, ऊपर वाला छोड़ें, इसको छोड़ें, अभी आगे फॉर्मूले का जानिए। एक कार्बन 12 परमाणु का जो भार है, ठीक है, वो 12 AMU के बराबर। 1 AMU बराबर कितना हो जाएगा? 1 AMU बराबर हो जाएगा एक कार्बन 12 परमाणु का भार बराबर भार बटा 12, ये निकल गया 1 AMU बराबर। कह सकते हैं 1 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन 12 एटम अपॉन 12। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि हम AMU को कितने ग्राम के बराबर मानते हैं, कि ये ग्राम कहाँ से आया। ठीक है, तो इसके बाद एक प्रैक्टिकली देखा गया कि कार्बन 12 का अणुभार, कार्बन 12 का अणुभार 12 ग्राम पर मोल के बराबर होता है। 12 ग्राम पर मोल के बराबर होता है, अर्थात 1 मोल बराबर होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन 12, माने 1 मोल में कार्बन 12 के इतने एटम हुए। ठीक है, हमको क्या करना है, नहीं कार्बन 12 यहाँ कर सकते हैं, कार्बन 12 एटम इज इक्वल टू 12 ग्राम। ठीक है, एक एटम बराबर कितना हो जाएगा, एक कार्बन 12 एटम, मतलब यहाँ एक कार्बन 12 एटम बराबर कितना हो जाएगा, 12 बटा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, इसको हम लोग अवगाद्रो नंबर के बराबर जानते हैं, जिसको हम लोग Na से प्रदर्शित करते हैं, 12 बटा Na। तो एक सूत्र हो गया, एक कार्बन एटम का जो भार है वो 12 बटा Na के बराबर है, माने 12 बटा अवगाद्रो संख्या Na के बराबर है। अब इस मान को हम लोग यहाँ भर सकते हैं, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से शुरू किया गया था ना, देखें अभी
अभी लिखा गया था 1 AMU बराबर 1 कार्बन 12 परमाणु का भार बटा 12, इसके पहले आया हुआ था। अब इस मान को जब हम यहाँ भरेंगे तो 12 बटा Na गुणे 12, अर्थात यहाँ 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। 1 AMU बराबर किसके हो जाएगा 1 बटा Na, अर्थात 1 बटा 6.022 गुणे 10 की घात 23 के बराबर हो जाएगा। यदि हम 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 10 बटा 6.022 गुणे 10 की घात यहाँ 23 है और एक 24 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो -24। इनमें जब भाग देंगे तो हो जाएगा 1 AMU बराबर 1.60 जो भी आता है 6 करके आता है गुणे 10 की घात -24, क्या होगा ये हो जाएगा ग्राम। जैसे 1 किलो बराबर 1000 ग्राम होता है, वैसे ही यहाँ पे निकल जाएगा 1 AMU बराबर कितने ग्राम हो निकल जाएगा। अब ध्यान देंगे जब 1 AMU बराबर इतना ग्राम क्लियर हो गया तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यदि कार्बन से तुलना करें, ये कार्बन का ही भाग है, तो कार्बन से वो तुलना करें तो यहाँ कह सकते हैं कि 1 AMU कार्बन बराबर क्या हो जाएगा, या कार्बन की मात्रा जब निकलेगी तो क्या होगा, पदार्थ का एक क्या जाएगा, पदार्थ का अणुभार बराबर पदार्थ का अणुभार बराबर 1 कार्बन 12 परमाणु का भार बटा, ये सीधे सीधे अन्य करते हैं, या अपने जो यूनिट बना दिए गुणे 10 की घात -24 से भाग देते हैं, ये चीज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा अणुभार। और जो परमाणु क्रमांक और परमाणु भार की चर्चा आती है, वो परमाणु भार भी आगे चल के ऐसे ही मिलता है, उसमें उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा हो जाए। देखें कार्बन 12 परमाणु क्रमांक के बारे में बता रहे थे ना। परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु क्रमांक किसी तत्व के परमाणु में समस्त धनावेश का मतलब प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वही परमाणु क्रमांक कहलाता है। अर्थात किसी तत्व के परमाणु में समस्त धनावेश या समस्त ऋणावेश की जो संख्या होती है वही परमाणु क्रमांक कहलाता है। सीधे सीधे कहें परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु इस पर सवाल पूछता है, परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे तो भी आप कह सकते हैं कि वो परमाणु क्रमांक होगा, और प्रोटॉनों की संख्या दे तो भी आप कहेंगे कि वो परमाणु क्रमांक के बराबर होगा। यदि यही द्रव्यमान संख्या देता है और ये जो द्रव्यमान संख्या देगा वो हमेशा किसमें रहेगा? AMU में रहेगा, हमेशा AMU में होगा। जब हम उसमें 1.66 गुणे 10 की घात -24 से गुणा करेंगे तब जाकर के वो ग्राम में आएगा, ये हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो द्रव्यमान संख्या बराबर हो जाता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या था न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी आ सकती है, न्यूट्रॉनों की संख्या, इसी पर बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। तो द्रव्यमान संख्या बराबर
प्रोटॉनों की संख्या, धन न्यूट्रॉनों की संख्या, इसके अनुसार कुछ सवाल लगाए जाएंगे, अभी आगे लगाया जाएगा, इस पर आप ध्यान दें। ग्राम अणु भार किसे कहते हैं? यदि कोई भार हम ग्राम में लेते हैं तो उसे ग्राम अणु भार कहा जाता है। अभी ऊपर बताया गया था कि ग्राम अणु भार जो अभी ये चीज़ लिया गया है, यदि हम कोई जैसे द्रव्यमान संख्या है, इस द्रव्यमान संख्या या अणु भार एएमयू में, जो अणु भार एएमयू में है, एएमयू में जो अणु भार है उसको यदि हम 1.66 × 10⁻⁻24 से गुणा कर दें तो वो किस में आ जाएगा? ग्राम में आ जाएगा। तो ये जो ग्राम होगा, ग्राम में भार होगा, वो चीज़ क्या होता है? जब ये चीज मतलब वो ग्राम में आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। मतलब यदि ग्राम में अणु भार होगा तो किसी पदार्थ की ग्राम में प्रदर्शित किए गए अणु भार को ग्राम अणु भार कहा जाता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का अणु भार यदि दिया है 1.008 करके होता है, तो वहाँ 1.008 ग्राम में कर दें तो वो ग्राम अणु भार कहलाता है। ठीक है, यदि आगे आता है आयतन, किसी भी पदार्थ द्वारा घेरा गया आयतन किसे कहते हैं? किसी पदार्थ द्वारा घेरा गया क्षेत्र, किसी भी पदार्थ द्वारा, ये वायुमंडल में ये वस्तु है, इसके द्वारा वायुमंडल में जो घेरा गया क्षेत्र है वो आयतन कहलाता है। ठीक है, इसको हम लगा करते हैं SI मात्रा में, SI मात्रा जो है उसमें मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब में प्रदर्शित करते हैं, या लीटर में प्रदर्शित करते हैं, मिलीलीटर में, मतलब लीटर और मिलीलीटर का भी प्रयोग यहाँ किया जाता है। मोल आयतन क्या होता है? किसी पदार्थ के 1 मोल के आयतन को मोलर आयतन कहा जाता है। किसी पदार्थ के 1 मोल का जो आयतन है, 1 मोल आयतन जो है वो कहा जाता है मोलर आयतन। आप पहले पढ़े होंगे कि आदर्श गैस के लिए STP, सिंपल टेम्परेचर प्रेशर दिया हो, साधारण ताप और दाब के नियम में, वहाँ बताया गया कि गैस का जो आयतन है सिंपल टेम्परेचर प्रेशर पर, मतलब STP पर गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। अर्थात वहाँ मोलर आयतन को देखा जाए तो सामान्य ताप और दाब में 1 मोल जो गैस हैं वो 22.4 लीटर स्थान घेरते हैं। ठीक है, यही है। अब एक टॉपिक और होता है, बाकी हम आगे पढ़ेंगे, तुल्यांकी भार वगैरह चर्चा अगले वीडियो में होगी। एक चीज हम पढ़ लें कि टेम्परेचर को कैसे केल्विन में और टेम्परेचर को कैसे हम सेंटीमीटर में बदलते हैं, सॉरी केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड और फारेनहाइट में कैसे बदलते हैं। इसके लिए फार्मूला है F-32/5 = C9C/5, ये डिग्री सेंटीग्रेड है, K -273/5। ठीक है, यहां से देखें, यदि फारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है तो ये दोनों फार्मूला लगाएंगे, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है तो ये दोनों फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ 9 कर दें, यहाँ 9, यहाँ से इसको हटा दें। हाँ, ये फार्मूला F -32/9 C/5 = K -273/5। अब देखें, यदि हमको फारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 फारेनहाइट दे दिया, 200 फारेनहाइट दे दिया, इसको कह दिया कि डिग्री सेंटीग्रेड में बदलिए, या अक्सर पेपर में आता है कि आपको मान लीजिए आपका टेम्परेचर कितना है, तो मान के चलिए 98 या 46 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है, मान लीजिए 46 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको फारेनहाइट में बदलें, तो इन दोनों फार्मूले को लेंगे। F -32/9 = C/5, यहाँ पे पता है आपको 46 डिग्री सेंटीग्रेड, F -32/9 = 46/5। अब इसको हम उधर गुणा कर दें, F -32 = 46 × 9/5, 5 से काट दें, 5/40 और 5 × 5,
5 बटे 40 सॉरी 5 9 45 5 9 45 और एक बच गया दशमलव, कितना हो जाएगा 9 1 5 15 गुणे 9 इज इक्वल टू, यहाँ पे है यफ माइनस 32 इज इक्वल टू यफ बराबर हो जाएगा, यफ बराबर 9.3 कितना हो जाएगा 99 81 29 27 के साथ हासिल 2 99 81 और 2 82 82.7 यफ बराबर हो जाएगा 82.7 धन 32 जोड़े 2 2 4 9 3 12, ठीक है 124.7 फॉरनाइट। यदि फॉरनाइट में निकला तो कितना होगा 124.7। आगे आप देख लेंगे कैलकुलेशन इन्हीं के अनुसार एफ माइनस 32/9 C/5 यहाँ से डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में, केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में बदला जाता है। यदि डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हो, दे दिया 35 डिग्री सेंटीग्रेड को आप केल्विन में बदलिए, 35 में 273 यदि जोड़ देते हैं तो ये मान केल्विन में आ जाता है। तो ये दोनों फार्मूला लेंगे, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड में 273 जोड़ देते हैं तो ये निकल जाता है केल्विन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।